पांच रियासत में होने वाले इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। वोटों की गिनती के मराकज़ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात। आलमी योम दिव्यांग आज। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिव्यांगों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने वाले अफराद और तंजीमों को अवार्ड से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू करेंगी सरफराज। पाकिस्तान के जेर कब्जा गिलगित बल्तिस्तान के करीब दहशतगर्दाना हमले में 8 अफराद हलाक जबकि 15 जख्मी। दहशतगर्दाना हमले के बाद हमलावर फरार होने में कामयाब। और भारत ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज में दोनों टीमें आज बेंगलुरु में 5वां और आखिरी मैच खेलेंगी। भारतीय टीम 5वां मैच जीतने के लिए है पुरआज़्म। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद नौमान। वो लम्हा जिसका पूरा मुल्क इंतजार कर रहा था कुछ ही देर में आने वाला है। 4 रियासतों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के इंतखाबी नताइज का ऐलान अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। जब से एग्जिट पोल के नताइज सामने आए हैं, इन 4 रियासतों के हकीकी नताइज को लेकर पूरे मुल्क में कयास आराइयां की जा रही हैं। लेकिन क्या एग्जिट पोल के नताइज ईवीएम के जरिए भी सामने आएंगे? क्योंकि असल नताइज ईवीएम में महफूज हैं और आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर सामने आ रही है। तो इख्तिदार के सेमीफाइनल के नताइज जो भी होंगे, हम आपको बताते हैं कि डीडी न्यूज ये नताइज आप तक इंतहाई दुरुस्त और काबिल एतमाद तरीके से पहुंचा रहा है। डीडी न्यूज के रिपोर्टर इंतखाबी मैदान में हमारे साथ हैं। आज दिन भर डीडी न्यूज पर इंतहाई दुरुस्त और काबिल एतमाद नताइज आप देख सकते हैं। 5 रियासतों में हुए जो इंतखाबात हुए थे उसमें मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम की गिनती कल होगी, लेकिन 4 रियासतों के वोटों की गिनती जारी है। इस वक्त राजस्थान के जयपुर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल बेरस्टो जी। विशाल, एक मुहावरा बहुत अहम चल रहा था राजस्थान के अंदर कि राज बदलेगा रिवाज, लेकिन अभी तक के रुझानों में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक मशहूर कहावत है कि जमहूरियत में सिर्फ गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। और फिलहाल तो अभी बैलेट पेपर की शुरुआत हुई है और बैलेट पेपर्स का मतलब ये होता है कि जो सर्विस वाले लोग हैं, खासतौर से जो फौज में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, वो अपना वोट जो है वो बैलेट पेपर के जरिए देते हैं। जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और सीकर ये 4 ऐसे जिले हैं जहां पर बैलेट पेपर्स का सर्विस वोटर से ज्यादा उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन 8:30 बजे से ईवीएम की भी शुरुआत हो गई है। और जब हम बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस की, तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान का जो इस बार का जो इंतखाबात है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। हालांकि ये कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर हमेशा रिवाज यही रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन अशोक गहलोत ने भी इस बार कड़ी टक्कर दी है, बावजूद इसके कि उनकी अपनी कुर्सी खतरे में रही पिछले 4 साल में और आखिरी 1 साल में उन्होंने जैसे तैसे करके सचिन पायलट के साथ पैचअप किया। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर भी वसुंधरा फैक्टर जो था वो काफी बढ़ चढ़ कर बोला, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की वो सदर रही हैं और इस बार उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ बतौर चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। तो बीजेपी में भी हमको ये देखने को मिला कि उनके नाम को लेकर कुछ नाराजगी भी थी कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाना चाहिए। एक तबका ऐसा है जो बाबा बालकनाथ की सिफारिश कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि फैसला वही होगा जो आला कमान करेगा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर ये तय कर देंगे कि राजस्थान में अगर बीजेपी आई तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बहरहाल वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और राजस्थान में 36 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और हर जिला मुख्यालय पे एक सेंटर है। हालांकि जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। तो करीब 12 बजे दोपहर तक बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके सर सजेगा राजस्थान का ताज। विशाल, अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे बहुत अहम थे इस बार राजस्थान के असेंबली इंतखाबात के अंदर। एक तरफ कांग्रेस काम गिना रही थी अशोक गहलोत के और दूसरी तरफ बीजेपी ने गर्ल्स एजुकेशन की बात करी, महिलाओं के साथ जहां सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं के खिलाफ जो जुर्म बढ़ रहे थे उसकी बात करी, एमएसपी की बात करी और बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका भी ऐलान किया। क्या इसका सीधा असर आपको इलेक्शन के अंदर नजर आया वहां पर?
और ख़ास तौर से अगर लाल डायरी की बात करें या कन्हैया लाल मर्डर केस की बात करें तो इन तमाम फैक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी के पक्ष में। देखिए, जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो मैं आपको बिल्कुल अपनी राय देना चाहूँगा बतौर एक जर्नलिस्ट। जो मैं राजस्थान में मैंने ट्रैवल किया है और दोनों ही पार्टियों के अपने अपने मुद्दे थे। जहां अशोक गहलोत ने अपनी जो काम है वो गिनाए और उन्होंने कहा कि अब मैं 7 गारंटियों के बूते मैं राजस्थान में फिर से सरकार बनाऊंगा। और उन्होंने जो औरतें हैं उनको वादा किया है कि आपको 10,000 रुपये हर साल मिलेंगे। इसी तरह उन्होंने बच्चों को वादा किया कि अगर आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, तो आपको मुफ्त में एजुकेशन दी जाएगी। और अलग अलग मुद्दे उनके थे, 7 वादे उन्होंने किए। और बीजेपी ने भी जो कानून का मुद्दा उठाया और बीजेपी ने लाल डायरी का भी मुद्दा उठाया। लेकिन मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जो सर चढ़ के बोला। और राजस्थान का जो पूरा इलेक्शन हुआ है वो कास्ट फैक्टर के ऊपर हुआ है। और अगर हम जात के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न राजस्थान की तो वहां पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है क्योंकि वो गुजर डोमिनेटेड इलाका है। और जिस तरह से पिछली बार सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर ही उनको संतोष करना पड़ा और उसके बाद उनको वहां से हटा भी दिया गया। और बाद में देखा गया किस तरह से खींचतान चली गहलोत और पायलट के बीच के अंदर। तो गुजर जो कास्ट है वो काफी नाराज है और ईस्ट राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है और बीजेपी भी इस बात पर नजर बनाए हुए है। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कड़ी टक्कर है और इसका फैसला जो होगा वो एक तीसरा फैक्टर करेगा और वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और रिबेल कैंडिडेट्स। और दोनों ही जो लीडर्स है, अशोक गहलोत जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है और वसुंधरा राजे जो पूरी तरह से नजरें गड़ाए हुए हैं राजस्थान के सिंहासन पर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, वो इन लोगों से लगातार टच में है। और वसुंधरा राजे ने तो 2 दिन पहले, हालांकि उनका नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है बतौर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, उन्होंने जाके राजस्थान के गवर्नर से मुलाकात की और उन्होंने गणेश मंदिर में जाकर उन्होंने इबादत भी की। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वसुंधरा राजे बहुत एक्टिव है। पहले दौर की जो टिकट बटे जिसमें 11 एमपीज को उतार दिया बीजेपी ने, उसमें यह कहा जाने लगा कि वसुंधरा राजे की ज्यादा नहीं चली। लेकिन बाद में जो टिकटों का बंटवारा हुआ उसमें वसुंधरा राजे के खेमे को तवज्जो दी गई। तो ये एक जो कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, ये दोनों पार्टीज के अंदर जो था वो डिफरेंसेस थे। और उसके अलावा जो कास्ट फैक्टर है वो यही डिसाइड करेंगे कि राजस्थान में कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। राजस्थान में कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? एक तरफ अशोक गहलोत अपने काम गिना रहे थे और कर रहे थे और दूसरी तरफ जो हमारी मरकजी हुकूमत है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की गरीब कल्याण योजना चल रही थी। क्या जो हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आपको बीजेपी को राजस्थान के अंदर? देखिए, जब हम फ्लैगशिप स्कीम्स की बात करते हैं तो अब ज़्यादातर स्टेट्स अब वेलफेयर स्टेट्स में तब्दील होते चले जा रहे हैं, जहां पर अशोक गहलोत ने अपनी पूरी जो है तिजोरी खोल दी लोगों के लिए। वहीं पर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट किए और प्रधान जो हमारे वजीर आजम है वो बार बार दीगर मीटिंग्स के अंदर ये बताते रहे कि किस तरह से उन्होंने 80 करोड़ लोगों के लिए जो कोविड के अंदर उन्होंने फ्री मुफ्त राशन दिया, उसको उन्होंने और 4 साल और आगे बढ़ा दिया है। और कैसे उनकी जो सेंट्रल स्कीम्स हैं वो गरीब तक पहुंच रही हैं। तो दोनों ही पार्टियों ने इस बात पर जोर लगाया है कि किसी तरह जो वो है वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचे। अब इसका फैसला राजस्थान के आवाम को करना होगा कि कौन सी स्कीम उनके दिल को ज़्यादा करीब पहुंची है। हालांकि ये ज़रूर है कि वजीर आजम ने जो दीगर रैलीज किए और रोड शोज किए उसमें ज़बरदस्त आवाम का अट्रैक्शन देखने को मिला है। और इसको देखकर कांग्रेस को भी काफ़ी मुश्किल हुई कि जो क्राउड पुलर है वजीर आजम, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है और वो जहाँ जाते हैं वो इस बात को ज़रूर उठाते हैं। जैसे अगर राजस्थान के दीगर इलाकों में उन्होंने जब रैलीज की तो ख़ास तौर से जो शेखावाटी का इलाका है जिसमें झुंझुनू, सीकर और चूरू ज़िले आते हैं, यहाँ से फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से उन्होंने OROP स्कीम के ज़रिए
फायदा पहुंचाया और लंबे वक्त से ये अटकी पड़ी थी वन रैंक वन पेंशन की जो स्कीम है, उसके अलावा मुफ्त राशन का उन्होंने हवाला दिया, उसके अलावा उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना और किस तरह से गरीबों को मकान अब मिलना मुहैया होना शुरू हो गए। और राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो पीने के पानी का एक बड़ा मुद्दा है और हर घर जल जो स्कीम है बीजेपी की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लोगों तक पहुंच रही है। और पीने का पानी जो है वो खास तौर से अगर हम बात करें अजमेर के अंदर जो जयपुर से महज 132 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर भी 3-4 दिन में पानी आता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम बात करें वेस्टर्न राजस्थान की या शेखावाटी के, जहां पर जो ग्राउंड वाटर लेवल है बहुत ज्यादा नीचे है, ऐसे में अगर आपको हर घर में नल के जरिए पानी मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी। तो ये तमाम चीजें जो रही वो इस चुनाव में हावी रही, लेकिन ये सब चीजें आके बॉइल डाउन होती है कास्ट फैक्टर के ऊपर, क्योंकि राजस्थान का जो वोटर है वो कास्ट को बहुत अहमियत देता है। कास्ट को बहुत अहमियत देता है, लेकिन जितनी भी सरकारी योजनाओं का यानी कि जो मरकजी हुकूमत की योजनाएं थी उनका सीधा असर रुझानों में भी नजर आ रहा है। अगर हम रुझानों पर नजर डालते हैं तो इस वक्त 108 सीटों के जो रुझान हमारे सामने हैं, 56 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 50 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 2 पर जो है वो हमारे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, हम जुड़ते रहेंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए आपके साथ। आगे बढ़ते हैं और 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग की गिनती अभी भी जारी है। इस दौरान दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आइए देखते हैं। यह आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर में दिल्ली के अंदर, जहां हलवा पूरी आपको बनते हुए नजर आ रही है। यह सब जश्न का माहौल है। जिस तरीके से रुझान भी हमारे सामने आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि रुझानों के अंदर भी अभी तक अगर हम देखें तो बीजेपी को बढ़त दिख रही है। और ऐसे ही हेडक्वार्टर में आपने देखा जहां पर हलवा बन रहा है, पूरी बन रही है। आगे बढ़ते हैं जी। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज के लिए वोटिंग की गिनती जारी रही और अभी भी अगर हम बात करें दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर में तो वहां भी जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये जमहूरियत का जश्न है और इस जमहूरियत में शेह और मात का खेल चलता है, लेकिन सबको उम्मीद है अपनी अपनी जीत की। ये आप देख रहे हैं कांग्रेस के सदर दफ्तर की, वहाँ से हम ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये लड्डू आप देख रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम होने की तैयारियाँ हैं। भोपाल में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मुबारकबादी बैनर लगाए गए हैं। रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। बैनुल-अक़वामी यौम दिव्यांग के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मुल्क के कुछ मुंतखब अफराद और तंजीमों को कौमी एजाज़ात से नवाजेंगी, जो दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। सदर जमहूरिया दिल्ली के विज्ञान भवन में मरकजी वजारत समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगी, जबकि वहीं मरकजी वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार प्रोग्राम की सदारत करेंगे। हर साल दिव्यांग अफराद के आलमी दिन के मौके पर समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत की जानिब से दिव्यांग अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए महकमे के जरिए मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में मुल्क के ऐसे अफराद और तंजीमों को एजाज़ से सरफराज किया जाता है जो दिव्यांग की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। और मुल्क के पहले सोलर मिशन आदित्य 1L के हवाले से अहम मालूमात सामने आई हैं। इस मिशन के विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के सब पेलोड्स सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर ने काम करना शुरू कर दिया है। सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पेलोड का दूसरा आला है जिसने काम करना शुरू कर दिया है। SWIS कम तवानाई का स्पेक्ट्रोमीटर है जिसकी मदद से सूरज की हवा में मौजूद प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स की पैमाइश की जाएगी। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में 2 ज़ेली पेलोड हैं। पहला SWIS यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर जो कम तवानाई का स्पेक्ट्रोमीटर है जिसने अब काम करना शुरू कर दिया है। वहीं इसका दूसरा ज़ेली पेलोड एक सुपर थर्मामीटर और इंटरजेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। यह शमसी हवा से आने वाले ज़्यादा तवानाई के आयंस का मुताला करेगा। आदित्य 1L मिशन को भारतीय खलाई एजेंसी इसरो ने इसी साल 2 सितंबर को लॉन्च किया था।
और हुकूमत ने जाली खबरें और गलत मालूमात फैलाने वाले 9 यूट्यूब चैनल्स को बेनकाब किया है। इन 9 चैनल्स में बजरंग एजुकेशन, आपके गुरुजी, बीजे न्यूज़, सनसनी लाइव टीवी, जेवीटी न्यूज़, जेली स्टडी, डेली स्टडी, भारत एकता न्यूज़, अब बोलेगा भारत और सरकारी योजना ऑफिशियल शामिल हैं। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने इन चैनल्स के जरिए फैलाई जाने वाली गलत मालूमात को 9 मुख्तलिफ ट्विटर थ्रेड्स में मुतअद्दिद हक़ाइक़ की जांच की है। वो मुल्क में गलत मालूमात फैला रहे थे। मुतल्लिका यूट्यूब चैनल्स पर 83 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। पीआईबी ने जाली खबरें फैलाने वाले इन 9 यूट्यूब चैनल्स की हकीकत सामने रखी। पीआईबी ने कहा कि इन चैनल्स पर दी गई तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर गलत और गुमराह कुन है। इन चैनल्स पर हुकूमत की कई ऐसी स्कीमों के बारे में भी मालूमात दी जाती हैं जिन्हें हुकूमत ने शुरू ही नहीं किया है। 2 दिसंबर से 3 दिसंबर 1984 तक पेश आने वाला भोपाल गैस सानहा दुनिया के बदतरीन सनती हादसात में से एक है। इस हादसे की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 रातों में 16,000 के करीब लोग जान से हाथ धो बैठे। यह हादसा अमरीकी फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के हिंदुस्तानी झेली इदारे के भोपाल में कायम सनती प्लांट से तकरीबन 45 टन खतरनाक मिथाइल आयोसाइड गैस के अखराज की वजह से पेश आया। जहरीली गैस की जद में आने वाले दूसरे जो बच गए, उन्हें सांस के मसाइल, आंखों में जलन या अंधापन और दीगर खराबियों का सामना करना पड़ा। आइए तस्वीर में देखें कि आज इस फैक्ट्री की क्या हालत है। और नाजरीन, बुलेटिन में अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा सहाफत पर। अखबार की शेष सुर्खी है आदित्य L1 की लंबी छलांग, इसरो के सोलर मिशन ने शुरू किया शमसी हवाओं का मुतालिया। इसी अखबार के सफ़े अव्वल की दूसरी अहम खबर है अब 4 दिसंबर को आएंगे मिजोरम असम्बली के इंतखाबात के नताइज। बाकी 4 रियासतों में जो काउंटिंग चल रही है उसकी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। अगले अखबार की तरफ बढ़ते हैं। रोजनामा इनकलाब की आलमी खबरों में अगर हम नज़र डालें तो उसमें अहम खबर है गज़ा पर दोबारा बमबारी मनफी और बहुत संगीन है। रजब तैयब एर्दोगान तुर्क सदर ने मुत्तहिदा इमारात के शेख मोहम्मद बिन ज़ैद की तवज्जो मबजूल कराई और जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर पर अगर नज़र डालें तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का फ़ौज की तादाद में 15% इजाफे का हुक्म। आपको इल्म ही है कि यूक्रेन के साथ ये जंग चल रही है। अब नज़र डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी पर। तहकीक और इख्तिरा का किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रीय संत तकजुजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के 111वें जलसा तकसीम असनाद में शिरकत। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है हिंदुस्तान की मईशत इतनी तेज़ रफ्तारी से पहले कभी नहीं बढ़ी, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का अहम बयान। बढ़ते हैं अगले अखबार की तरफ। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शेष सुर्खी है सरमाई इजलास से कबल ऑल पार्टी मीटिंग। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज से कबल पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हफ्ते के रोज़ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें इजलास को बहुसन खूबी चलाने के लिए अपोजिशन पार्टियों से ताउन तलब किया गया। इसी अखबार के अंदरूनी सफ़े की एक और अहम खबर है श्री देवकांत नानावती जी के 7 साला यौम पैदाइश की तकरीब में वजीर दाखिला अमित शाह की शिरकत। तो नाजरीन, ये था दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। और इसके बाद नजर डालते हैं कुछ आलमी खबरों पर। पाकिस्तान के जेर कब्जा गिलगित बल्तिस्तान के करीब एक दहशतगर्दाना हमले में 8 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में ही दाखिल कराया गया है, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हमला 15 किलोमीटर दूर गिलगित बल्तिस्तान के चलास कोहिस्तान जाते हुए एक मुसाफिर बस पर हुआ है। पुलिस का कहना है कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने बस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 8 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। हमले के बाद दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए हैं। महलूकीन में से ज्यादातर का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से है। खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही
चौथा टी20 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है और टीम को 3-1 की बर्तरी हासिल है। सीरीज में भारत अब तक बेंगलुरु ग्राउंड पर 6 टी20 मैच खेल चुकी है, जिसमें से टीम ने 2 जीते हैं और 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम ने यहां 2 मैच खेले हैं और दोनों भारतीय टीम 5वां और आखिरी टी20 जीतकर सीरीज पर 4-1 से जीतने की कोशिश करेगी, जबकि ऑस्ट्रेलियावी टीम सीरीज 2-3 से अपने नाम करने के लिए पुरआज़्म है। और नाज़रीन, खबरनामे के आखिर में अब पेश है मौसम का मिजाज। और खबरनामे के आखिर में एक नजर डालते हैं रुझानों पर। जमहूरियत का जश्न है और इस जश्न में शह और मात का खेल जारी है। आइए नजर पर डालते हैं रुझानों पर और देखते हैं राजस्थान की अगर हम बात करें तो 138 सीटों के रुझान हमारे सामने है, जहां पर 73 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 55 पर कांग्रेस और 10 पर जो हमारे आजाद उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 158 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। बीजेपी 94 सीटों पर अगर देखें तो हम आगे चल रही है। और तेलंगाना के अंदर अगर हम बात करें तो बड़े ही दिलचस्प नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, जहां बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है। ये तेलंगाना से रुझान आ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 61 सीटों पर आगे है और बीआरएस जो है इस वक्त नुकसान में जाती हुई दिख रही है, 28 सीटों पर वो आगे चल रही है और एमआईएम 3 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना के अंदर ओवैसी और एमआईएम का फैक्टर होने के बावजूद अगर देखा जाए तो ये वोट जो है इस वक्त वोट शेयर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के हक में जाता हुआ दिख रहा है। बीआरएस को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर और बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा है। बीजेपी ने बात कही थी कि हम डबल डिजिट के अंदर यहाँ सामने आएंगे, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी। और अगर राजस्थान पर एक बार फिर नजर डालते हैं तो 74 पर बीजेपी आगे है, 56 पर कांग्रेस आगे है। मध्य प्रदेश में 94 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 55 पर आगे चल रही है। ये अभी तक के रुझान आपके सामने हैं और ताजा रुझान आप देखते रहें डीडी न्यूज पर, जहां पर काबिल एतमाद और सही और सटीक जो अभी तक रुझान और नतीजे हैं आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त खबरनामे को मुकम्मल करने की हमें इजाजत दीजिए। आदा।